तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैट्रिक के एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचा हुआ है और बिहार सरकार अपना काम बहुत फास्ट कर रही है, तो आप लोग अपनी तैयारी काफ़ी मजबूत रखिए, क्योंकि परीक्षा का जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है वो आपके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है। विद्यार्थी के जीवन का ये पहला लेवल होता है। तो प्लीज़ आप इस एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी ईमानदारी से करिए और बहुत लगन से करिए और मेहनत पर विश्वास रखिए। आप अपने पर विश्वास रखिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट का और कुछ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आज हम हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जो विद्यार्थी पहले से मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखिए और अपना पढ़ाई को काफ़ी मजबूत बनाइए। और अपना आंसर आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उन विद्यार्थी को हम और कैसे तैयारी करना है, आगे की प्रिपरेशन कैसे करना है, हम उनको कुछ टिप्स देंगे ताकि उनका मार्क्स और अच्छा बढ़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे विद्यार्थी की। जो विद्यार्थी बिल्कुल तैयारी नहीं किए हैं और कम समय में अच्छा मार्क्स लाने वाले हैं, तो उन विद्यार्थी को हम बोलेंगे तो ये वीडियो उन्हीं विद्यार्थी को लिए है कि कम समय में अच्छा मार्क्स कैसे लाएं, फर्स्ट डिवीज़न कैसे लाएं, अर्थात उनको बहुत अच्छा नंबर लाना है और कम समय में उनका तैयारी कैसे करना है। तो ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि आज हम हिंदी में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से तो इम्पोर्टेंट होगा ही साथ आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन जो है 20 से 30 क्वेश्चन आपको वहाँ पे लड़ जाएगा। तो ठीक है, ये जो 100 क्वेश्चन है वो वायरल प्रश्न है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और आपका तैयारी कैसा हो रहा है हमें आप कमेंट में बताइएगा। और आगे की तैयारी हम कैसे करेंगे, किस सब्जेक्ट से कितना नंबर उठाना है, हम इन सभी आपके बारे में हम पूरा गाइड करेंगे। तो चलिए, हम टाइम वेस्ट को नहीं करते हुए हम 100 ऑब्जेक्टिव को आज हम हल करते हैं। साथ आपका तैयारी को काफ़ी मजबूत बनाने में हम आपका सहायता करेंगे। ठीक है, इससे पहले यदि आप चैनल पर नहीं आए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर यदि आप विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैट्रिक की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। साथ आपको गाइडलाइंस दिया जाएगा और साइंस और मैथ का पूरा आपको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए, हम वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण बाढ़ में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था। अब हमको बताना है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे वो संपूर्ण बाढ़ में भारत सरकार के कल्याण के द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था। देखिए, आप बुक में यदि आप पढ़िएगा, पहला ही चैप्टर है जाति श्रम विभाजन, जिसके लेखक जो थे वो बाबा साहेब अम्बेडकर थे। उन्होंने संपूर्ण भारत को जो था भारत सरकार के कल्याण जो द्वारा था 21 खंडों में विभाजित किया था। कितने प्रकाशित किया था, तो 21 खंडों में। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले किसके चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, वो जो थे भीमराव अंबेडकर थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, सॉरी ए होगा। अब देखिए, काम तो कासू और बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे हैं, और यह किसने कहा था। अब देखिए, काम और कासू बाबू, देखिए कासू बाबू जो था वो किसी कहानी का उठाया हुआ था, और आपको पता होगा कासू बाबू जो थे वो किस में थे, तो मुखर्जी साहब के चैप्टर में था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मुखर्जी साहब हो जाएगा। अब अगला देखिए, किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया था। अब देखिए, किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया था, तो याद रखिएगा गिरधर ने मदन को हाथों से उठा लिया था। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि मदन पड़ोसियों के आवारदागर छोकरों को के साथ क्या कर रहा था। तो याद रखिएगा, वो गुल्ली डंडा खेल रहा था। मदन अपने पड़ोसियों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा था। अब देखिए, मैक्स मूलर से संबंध हमेशा हर साल बिहार सरकार क्वेश्चन डालती है, तो अब उन विद्यार्थी को बोलेंगे कि आप मैक्स मूलर के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा। और यहाँ पे हम मैक्स मूलर से रिलेटेड क्वेश्चन को लेके आए हैं कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, मैक्स मूलर का जो जन्म हुआ था वो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। अब देखिए, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित किया था। अब हितो जर्मन जो शब्द था वो जर्मन भाषा में हमको बताना है किसने प्रकाशित किया था। तो याद रखिएगा, वो मैक्स मूलर ही थे जो हितोपदेश का जर्मन भाषा में क्या किए थे, शब्दों का अनुवाद जो था वो प्रकाशित किए थे। अब देखिए, मैक्स मूलर के अनुसार उनके यहाँ
प्रचलित कहावतों तथा दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, वो बौद्ध धर्म को मैक्स म्यूलर जो थे वो सबसे ज़्यादा कहावत के अनुसार माने जाते थे। कौन? मैक्स म्यूलर जो थे वो बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा अहमियत देते थे। ठीक है, अब देखेंगे कि देवत्व विज्ञान का अर्थ क्या होता है। अब हमको देवत्व विज्ञान का अर्थ बताना है कि क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि देवत्व विज्ञान का जो अर्थ होगा वो देव विज्ञान ही होगा। ठीक है, देवत से देव बन जाएगा, विज्ञान का वो विज्ञान ही रह जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, चारुचंद्र लेख किनकी रचना होती है? तो याद रखिएगा, चारुचंद्र जो लेख है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि जो गौड़ देश के जो लोग रहते हैं, वहाँ के जो जितने भी लोग हैं गौड़ देश के, वो बड़े बड़े अपने हाथों में क्या रखना पसंद करते हैं? हाथ पैर में बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगला क्वेश्चन की तरफ चले जाएं तो पूछा गया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा था? तो ध्यान रखिएगा, जब आदमी के जब नाखून बढ़ते हैं तो लेखक की जो छोटी लड़की थी वो पूछा गया था कि छोटी लड़की पूछी थी कि लेखक से कि बाबा की लेखक के आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का अच्छा क्वेश्चन हम लाए हैं। ठीक है, अगला तरह क्वेश्चन हम देखेंगे कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही होता है, यह किस शीर्षक पाठ का पंक्ति है? मतलब कि ये जो लाइन लिखा हुआ है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही होता नहीं होता है, ये एक लाइन उठाया गया है। लेखक जो है इस लाइन उठा लिए हैं और ये जो लाइन है वो किस पाठ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते में आप जब चैप्टर पढ़िएगा तो ये आपको लाइन आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन के हम तरफ चलते हैं कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, जो नागरी लिपि है वो भारतीय लिपियों की कहानी से पुस्तक से लिया गया है। अब देखिए, कोकण के शिलाहार, मानीखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेखक किस लिपि में है? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो नंदिनागिरी लिपि से इस लेखक ने लिपि को लिया गया था। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन कि दर्तिम दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों को गद्दी पर कौन बैठा था? अब देखिए, दर्तिम दुर्ग के बाद जो राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा था? तो ध्यान रखिएगा, वो कृष्ण यानी कि प्रथम कृष्ण जो था वो प्रथम पे आते हैं, उनको गद्दी पर क्या गया था? बैठाया गया था। अब देखिए, किसके गले में स्कॉटों की तरह एक रुमाल बांधा था? अब किसके गले में स्कॉटों की तरह एक होता है ना कि गले में हम लोग एक रुमाल बांध लेते हैं, तो किसके गले में बांधा गया था? तो ध्यान रखिएगा, बहादुर के गले में क्या गया था? एक रुमाल बांधा गया था। अब देखिए, सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखी थी? तो ध्यान रखिएगा, जो सुखजीव था, सुखजीव एक किताब का नाम है, उस उपन्यास जो था वो किसने लिखे थे? तो अमरकांत लिखे थे। कौन लिखे थे दोस्तों? तो अमरकांत लिखे थे। अब देखिए, बहादुर का बाप जो था वो कहाँ मारा गया था? तो ध्यान रखिएगा, बहादुर का जो बाप था वो युद्ध में मारा गया था। ठीक है, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताइएगा। अब देखिए, हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है? अब हिदायत शब्द का मतलब होता है चेतावनी। क्या होता है अर्थ इसका? मतलब चेतावनी। ठीक है, अब देखिए, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त का मतलब होता है बिना देखे हुए, अमूर्त का मतलब होता है बिना देखे हुए। ठीक है, सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा क्या है? ठीक है, अब हमको मतलब बताना है कि प्रगति से आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य का परंपरा का क्या अर्थ है? इसका मतलब हो जाएगा अमूर्त ज्ञान। मूर्त ज्ञान का मतलब होता है देखे हुए। अमूर्त का मतलब होता है बिना देखे हुए, अमूर्त का मतलब होता है देखे हुए। ठीक है, इसका आंसर भी हो जाएगा।
अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रोन नदी की दूसरी ओर एवेन्यू का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है। अब हमको बताना है कि रोन नदी का था दूसरी तरफ एक और हिस्सा था, ठीक है, आज़ादी का एक और हिस्सा था, कहाँ, तो रोन नदी के दूसरी तरफ, और उस हिस्सा का हमको नाम बताना है। तो ध्यान रखिएगा, उस हिस्सा का नाम था विल्नव्य ल एवेन्यू। क्या था, तो विल्नव्य ल एवेन्यू। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि शाहनेज शब्द का अर्थ क्या होता है। अब हमको शाहनेज शब्द का अर्थ बताना है। तो याद रखिएगा, शाहनेज शब्द का जो अर्थ होगा हमारा सुशील वादों में शाह हो जाएगा। इसका आंसर हमारा डी होगा दोस्तों। अब चलिए, लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे। तो जो लेखक श्रीनिवास थे वो सबसे ज़्यादा गुजराती से लेखक श्रीनिवास की साहित्य के प्रसिद्ध रचनाओं में एक थे। माफ़ करिएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा कन्नक हो जाएगा, क्योंकि श्रीनिवास जो थे वो कन्नक के सबसे ज़्यादा रचनाकार में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। ठीक है, अब चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास की कहानी संकलन सन्ना कथेगुलू को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, अकादमी श्रीनिवास को ना पुरस्कार किया गया था। ठीक है, कहाँ पुरस्कार किया गया था, तो सन्ना कथेगुल्लू में पुरस्कारित किया गया था लेखक श्रीनिवास को। कब किया गया था वही हमको इस भी बताना है। आपसे क्वेश्चन घुमा के भी बिहार सरकार पूछ सकती है कि श्रीनिवास को कब साहित्य से पुरस्कार किया गया था। तो याद रखिएगा, उनको पुरस्कार मिला था तो 1968 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी होगा। अब देखिए, अब एक लाइन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन पूछा गया कि तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा भी है, तुम्हें क्या मैं पाल नहीं सकता हूँ, यह किसने कहा था। तो ध्यान रखिएगा, यह मंगम्मा का बेटा कहा था। कौन कहा था, तो मंगम्मा का बेटा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ था। ठीक है, तो किस लेखक के साथ साहित्य में उड़ीसा का जीवन जो था आंतरिक भाग में लेखक को अंतर से ही प्रकट हुआ था। तो इसका जो था वो 7 कोरी होता था। ठीक है, ये 7 कोरी जो होता थे वो उड़ीसा के ही थे। ठीक है ना, इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा कि 7 कोरी होता है। पूछ भी सकता है, ये क्वेश्चन को घुमा भी देगा आप लोग को बिहार बोर्ड कि निम्नलिखित में कौन से जो लेखक हैं जो उड़ीसा से आते हैं, बिलोंग करते हैं। तो याद रखिएगा वो 7 कोरी होता हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों कि लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी। अब हमको लक्ष्मी के बारे में बताना है कि लक्ष्मी जो है वो किसके घर में काम करती थी। तो ध्यान रखिएगा, वो तहसीलदार के घर में वो क्या करती थी, लक्ष्मी वो काम करती थी। अब देखिए, दहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था। अब ध्यान रखिएगा, जो दहते विश्वास जो कहानी है वो बहुत ही मज़ेदार कहानी है, दहते विश्वास। ठीक है, अब उनके घर में जो लक्ष्मी के जो पड़ोस था ना, उसमें एक लड़का रहता था। लक्ष्मी का जो घर में था ना, जस्ट बगल में, जैसे हम लोग के घर में पढ़ाकू कोई नहीं होता है, ठीक लक्ष्मी के पड़ोस में एक पढ़ाकू लड़का था और उस लड़का का नाम हमको बताना है। तो याद रखिएगा, उस लड़का का नाम जो था वो गुण निधि था। क्या था दोस्तों, गुण निधि था। अब देखिए, अब माँ कहानी है। अब क्लास 10th में एक माँ चैप्टर है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। अब हमको उसके लेखक का नाम बताना है कि माँ कहानी पाठ के लेखक क्या नाम है। उस लेखक का नाम हो जाएगा श्रीनिवास। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि माजी जो है वो लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी। मतलब कि जो माँ थी जो लोगों को अस्पताल के लिए उपमा देती थी, किसकी उपमा देती थी, तो गौशालाओं की जो थी वो माँ जो थी लोगों को उपमा देती थी। अब देखिए पापती के चारों ओर खड़े डॉक्टर ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से
उसकी आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया था। ये मेरा जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में कराया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर में वही क्वेश्चन को जो लाए थे जो कि क्वेश्चन बैंक से उठाया हुआ था और प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन से उठाया हुआ था। इसलिए 32 नंबर देखिए फिर से हम इसको वीवीआई मारे हुए हैं। आप इस क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए वह क्वेश्चन को समझते हैं और इसका आंसर हम आपको बताते हैं। देखिए पार्वती जो थी वो चारों ओर खड़े डॉक्टर को बारी बारी से आकर, यानी कि आँख के जो भीतर भाग जो होता है ना, उसका एक भीतरी भाग का जो होता है वो परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करने के लिए एक मशीन आता है, उस मशीन का जो नाम था वो ऑप्थल्मोस्कोप था। क्या था? ऑप्थल्मोस्कोप से हम आँखों के भीतरी भाग का क्या कर सकते हैं, हम लोग परीक्षण कर सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? अब देखिए, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह जो लाइन जो था वो किसने कहा था? तो याद रखिएगा, यह जो लाइन है वो बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कहा था। कौन कहा था? तो बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन फिर पूछा गया है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। अब ये जो लाइन है वो कविता के रचनाकार का नाम हमें बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन के रचनाकार है वो गुरु नानक साहब हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि ऐनी शब्द का अर्थ क्या होगा। अब हमको ऐनी शब्द का अर्थ बताना है। तो ऐनी शब्द का अर्थ होता है गृह। क्या होता है दोस्तों? तो गृह। अब देखिए, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी जो है वो राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि पूछा गया है, मोह मन मानिक ले गयो, मोह मन मानिक ले गयो चीते चोर नंद नंद, ठीक है। मोन मानिक ले गयो चीतो चोर नंद नंद। यह पंक्ति जो है वो किस कविता से उदित है? मतलब कि यह जो लाइन है वो किस कविता से लिया गया है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ये ऑप्शन ए यानी कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, इस कविता से हमारा इस लाइन को यहाँ से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वदेशी, यानी कि स्वदेशी जो है एक कविता चैप्टर का नाम है और इस कविता के कवि का नाम हमको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, स्वदेशी जो है वो प्रेम घन, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन इनका पूरा नाम है। इनके लेखक का नाम हो जाएगा, यानी कि कवि का नाम हो जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन सी रचना बद्री नारायण यानी कि चौधरी प्रेम घन की है? देखिए, प्रेम घन की तो हो जाएगा जीव जनपद। इनकी एक और रचना है, प्रेम घन की एक और रचना है, कौन है? तो जिन जनपद की, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो ध्यान देखिएगा, स्वदेशी कविता यानी कि प्रेम घन से संकलित है। यानी कि देखिए, बिहार बोर्ड किसी तरह कविता को क्वेश्चन को घुमा दे रहा है। कविता किससे संकलित है, शीर्षक का नाम क्या है, देख रहे क्वेश्चन को कैसे घुमाया जा रहा है। क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्या होता है ना कि आपको घुमा के पूछेगा। बस आप अपना कॉन्सेप्ट को क्या करिए, दम स्ट्रांग रखिए। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? अब हमको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत जो थे वो अरुणाचल के रहने वाले थे, लेकिन अब जिला का नाम बताना है। तो ध्यान रखिएगा, जिला जो था वो अल्मोड़ा जिला था, यानी कि ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही हमारा आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? तो ध्यान रखिएगा कि भारत माता जो है वो ग्राम्य कविता, यानी कि भारत माता गांव है और गांव को हम लोग ग्राम्य भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, कवि रामधारी सिंह दिनकर को रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? ठीक है, कब प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, कवि जो रामदीन दिनकर है वो उर्वशी जो थे ना, उनको ज्ञानपीठ का पुरस्कार प्राप्त हुआ था,
ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि देवता कहीं सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। यह पंक्ति जो है वो किस कविता से ली गई है, अब हमको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, एक जनतंत्र का जन्म, इसका आंसर बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन बी जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म में यदि आप इस कविता को पढ़िएगा तो इस कविता में कवि ने कहा है, अर्थात लेखक ने कहा है कि जो हमारे जो देवता होंगे वो सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, वहाँ पर मिलेंगे, खेत खलिहानों में मिलेंगे, अर्थात किसी की मदद करते हुए मिलेंगे। ये जनतंत्र के जन्म का इस लाइन को यहाँ से उठाया गया है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में सचिनानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय की कविता कौन सी है। अब देखिए इतना जो बड़ा नाम दिया उसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए, डायरेक्ट हमको बताना है कि अज्ञेय की कविता हमको बताना है कि अज्ञेय की कविता कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, हिरोशिमा जो है वो अज्ञेय की कविता है, या इससे भी पूछ सकता है कि हिरोशिमा के लेखक कौन है, तो अब याद रखिएगा अज्ञेय है। ठीक है, इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। बिहार बोर्ड है, आपको हो सकता है कि क्वेश्चन घुमा के पूछे, लेकिन आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा। अगला देखेंगे, कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन सी विद्या है। अब हमको कुंवर नारायण के बारे में बताना है, कुंवर नारायण किनकी इनमें से कौन सी विद्या है। तो याद रखिएगा, काव्य संग्रह जो है वो कुंवर नारायण की साहित्य की विद्या है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोला गया है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए हैं पेड़। यह पंक्ति जो है वो किस कविता से लिया गया है। मतलब कि जब मनुष्य नींद लेता है तो कुछ वक्त के लिए पेड़ क्या करता है, कुछ इंच के लिए बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो कविता जो है ये कविता की किस लाइन से लिया गया है। तो हमारी नींद जो है, हमारी नींद जब चैप्टर पढ़िएगा तो उस चैप्टर से इस लाइन को क्या गया है, उठाया गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा मकसद जो है वो ज़्यादा हम बुक पर फोकस किए हैं, क्योंकि ग्रामर जो है ना, आप लोगों को कुछ ग्रामर जो ऐसे होंगे आप लोग को ग्रामर नहीं बढ़ेंगे, नहीं बनने लायक होंगे। लेकिन आप यदि आपका बुक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ऑटोमेटिक है कि बिहार बोर्ड में ना आप 30+ ही ऑब्जेक्टिव आप अपने हाथों से आप मार के आएंगे, और 10 ग्रामर जो है आप लोग तुच्छ भाष ऐसे ही बना लीजिएगा, जिसमें से उपसर्ग हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, उच्चारण स्थान आएगा। उच्चारण स्थान से भी हम क्वेश्चन कुछ लेके आए हैं, VVI क्वेश्चन लेके आए हैं, आप उन क्वेश्चन को भी पढ़ के चल जाएंगे तो आपको उच्चारण स्थान से 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, जैसे उच्चारण स्थान आएगा हम आपको बता देंगे। अब देखिए, कवियत्री अनामिका के पिता का नाम बताना है। अब देखिए कवियत्री अनामिका, अनामिका जो है बहुत अच्छा चैप्टर है, और उस चैप्टर को पढ़िएगा, उनसे भी 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे हमको उनके पिता का नाम बताना है। तो याद रखिएगा, उनके पिता का नाम हो जाएगा श्याम नंदन किशोर। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो श्याम नंदन किशोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अनुष्टुप किनकी रचना है। अनुष्टुप हमको बताना है कि किनकी रचना है, वो याद रखिएगा वो अनामिका का ही रचना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम चढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अक्षर ज्ञान में बेटा जो है वो अंगा को ड समझता है। ठीक है, अक्षर ज्ञान जब आप चैप्टर पढ़िएगा ना, उसमें जो है वो अंगा को, जो बेटा जो होता है ना, बेटा वो अंगा को ड समझता है। तो समझता है तो इसका मतलब बेटा क्या समझता है मालूम है, वो माँ को समझता है। ठीक है, अंगा को ड समझने का मतलब है कि वो माँ को समझ रहा है। ठीक है, वो बेटी को नहीं समझ रहा है, वो बहन को भी नहीं समझ रहा है, और ना ही वो दादी को समझ रहा है। अंगा को ड समझने का मतलब है कि वो अपनी माँ को समझ रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मेरा 50 ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ है, अब 50 ऑब्जेक्टिव और लेके आए हैं, इसमें कुछ ग्रामर भी आपको मिलेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि झाड़ा पालक साहित्य की कौन सी विद्या है। तो देखिएगा, झाड़ा पालक साहित्य की काव्य विद्या है। कैसी विद्या है दोस्तों, तो काव्य विद्या है। अब देखिए, मेरे बिना तुम प्रभु। अब मेरे बिना तुम प्रभु, इससे भी भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता के संकलन से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मेरे बिना तुम प्रभु वो देशांतर कविता से संकलन से लिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे।
यह कविता जो है वो किस लाइन्स कविता से लिया गया है, किस पंक्ति से लिया गया है, ये हमको बताना है। देखिए ज़्यादा हम वही क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि आपको पूछा जाता है कि कविता में से 2-3 लाइन उठा लेता है ना, पैराग्राफ में से 1-2 क्वेश्चन उठा लेता है। हम उस क्वेश्चन पर ज़्यादा आज फोकस किए, क्योंकि हो सकता है इसमें से आपको यदि 30+ क्वेश्चन आएगा तो आपकी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आप क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और उसका एक सटीक आंसर आपके सामने हम रखते हैं कि देखिए, जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तुम क्या करोगे। यानी कि एक भक्त है अपने प्रभु से विनती करता है कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। इसका हमको ये किस कविता से निकाला गया है, तो देखिए ये आपको खुद पता चल गया होगा हमको बिना बोले हुए कि मेरे बिना तुम प्रभु। जब एक भक्त अपने प्रभु से विनती करता है कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे, तो यह जो लाइन है वो किस कविता से लिया गया है दोस्तों, मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक है, आई होप कि आपको आज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि समझ में आ रहा होगा तो अपने क्लास जितने भी विद्यार्थी उनको शेयर करिए ताकि उनका भी जो है वो 20+30+ मार्क्स आ सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रेनल मारिया रिस्के। ठीक है, रेनल मारिया, यहाँ पे थोड़ा सा ही मिस प्रिंट है, यहाँ पे यह होगा दोस्तों, कोई नहीं, थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा, टाइपिंग में मिस प्रिंट हो गया है। अब देखिए, रेनल मारिया रिस्के का जन्म है वो कब हुआ था, ये भी एक तरह का बढ़िया क्वेश्चन है। रेनल मारिया रिस्के का जो जन्म हुआ था वो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया ना रेनल मारिया रिस्के, वहाँ पे यह मिस प्रिंट हो गया था। देखिए यहाँ पे जो था ना यह मिस प्रिंट हो गया था, कोई नहीं, आप लोग थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे। अब देखिए रेनल मारिया रिस्के की माता का नाम बताना है। जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1875 में, लेकिन इनकी माता का नाम था सोफिया। क्या नाम था, सोफिया। ठीक है, आप लोग एक मूवी देखे होंगे, साउथ का मूवी है, किसका मूवी तो था, साउथ का मूवी है, एक्शन मूवी है, आप लोग जाके देखिएगा। हाँ, विशाल का था, विशाल का मूवी था एक्शन। उसमें वो जाता है ना, वो जाता है ये कराची जाता है पाकिस्तान अपने भाई का बदला लेने के लिए, तो वहाँ पे उस एक सोफिया नाम की जो लड़की रहती है वही इसको हेल्प करती है विशाल को, ताकि विशाल जो है अपने भाई का मकसद पूरा हो सके। कहाँ, पाकिस्तान में कराची में जाके वो हमला करता है। ठीक है, आप लोग मूवी देखिएगा मूवी, लेकिन अभी नहीं देखना है, अभी आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम के बाद आपको जाके बढ़िया से देखना है। बहुत मूवी आपको दिखाएगा कि एक्शन भी है, स्ट्रगल भी है, कैसे अपने एक भाई दूसरे भाई का मदद करता है, अपने भाई का बदला लेता है। ठीक है, लेकिन अभी नहीं दोस्तों, अभी आप पहले एग्ज़ाम पर फोकस करिए। इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। देखिए ये भी मेरा प्रीवियस ईयर में कराया हुआ क्वेश्चन है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको ये वीडियो और ज़्यादा आपको हेल्पफुल लगेगा। ठीक है, अब देखिए हिंदी में स्वर वर्ण की हमको संख्या बताना है, तो ध्यान देखिएगा स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। अब देखिए निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है। अब हमको द्विगुण व्यंजन बताना है, तो याद रखिएगा अंगा जो होता है वो द्विगुण व्यंजन के अंदर ही आता है। ठीक है, अब देखिए योग ना होने पर भी जो साथ दे उसे क्या कहते हैं। योग ना होने पर जो भी साथ रहे उसे क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसे हम अयोगवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अयोगवाह बोलते हैं। अब देखिए बेहतरीन क्वेश्चन आ गया उच्चारण स्थान से दोस्तों। अभी हम उच्चारण स्थान का नाम ले रहे थे, उच्चारण स्थान हमारा आ गया। देखिए त का उच्चारण स्थान बताना है कि त का उच्चारण स्थान बताइए। देखिए जब भी आपको किसी भी शब्द का उच्चारण स्थान आपको क्वेश्चन में पूछा जाए, बिहार सरकार के आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाए, तो उन शब्द का आप बोल कर देखिए। यदि आप प बोलिएगा या म बोलिएगा या आप कोई भी शब्द बोलेंगे, तो इस सारे शब्द का यदि आप बोलेंगे तो सारे शब्द जो हैं वो आपके ओठ से निकलते हैं। क्या चीज़ से निकलते हैं, ओठ से निकलते हैं। ठीक है, ये हिंदी में ओठ लिखा हुआ है, लेकिन आप संस्कृत का एग्जाम में देखेंगे ना, संस्कृत में भी उच्चारण स्थान पूछा जाता है, तो संस्कृत में ओष्ठ इस तरह लिखाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप यदि आप बोल के देखेंगे तो आप लोग का इस सब सारा उच्चारण स्थान ओठ से निकलेगा, यानी कि ओठ से निकलेगा। लेकिन यदि आप त बोलेंगे तो त का जो उच्चारण स्थान है वो क्या चीज़ से टकराता है,
दास से यानी कि दंत से, अब दंत से यानी कि दास से इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, वो टकराता है। आई होप कि आप समझे होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से अघोष वर्ण कौन है। अब हमें अघोष वर्ण के बारे में बताना है, तो ध्यान देखिएगा, जो अघोष वर्ण होता है वो हमारा त ही होता है। क्या होता है दोस्तों, त ही होगा। अब देखिए, एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तब वह कौन सी ध्वनि कहलाती है। यानी कि एक ध्वनि है, उस ध्वनि को हम क्या कर रहे हैं, अद्युत कर रहे हैं, यानी कि दोबारा अद्युत कर रहे हैं, तब उस ध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मक ध्वनियाँ बोलते हैं। कहने का अर्थ ये हमारा है कि जब एक ध्वनि है, उस ध्वनि को हम द्युत कर रहे हैं, यानी कि दूसरे ध्वनि में परिवर्तन कर रहे हैं, तब उस ध्वनि को हम क्या बोलेंगे, तो उस ध्वनि को हम युग्मक ध्वनि बोलेंगे, यानी कि जोड़ा ध्वनि बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सायंस का हमको संधि विच्छेद बताना है, तो ध्यान रखिएगा, जो सायंस शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो से प्लस अन से बनता है। से प्लस अन से क्या बनेगा, हमारा सायन बनेगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। निम्नलिखित में हमको अशुद्ध शब्द पहचानना है, कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द पहचानना है, अशुद्ध शब्द पहचानना है। अशुद्ध शब्द का मतलब क्या होता है, कि जो शब्द गलत है। देखिए, तालाब गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। दीपिका, देखिए दीपिका आप ऐसा ही लिखते होंगे, प्रज्वलित भी आप ऐसा ही लिखते होंगे, लेकिन जयोत्सना में आप देखेंगे, जयोत्सना हमारा गलत लिखा हुआ है, जयोत्सना में आधा ज होगा, यानी कि मेरा अशुद्ध शब्द क्या बन जाएगा हमारा दोस्तों, बिल्कुल सी बनेगा। ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 64 नंबर, कि निम्नलिखित में अल्प विराम का चिन्ह हमको बताइए। अल्प विराम का हमको चिन्ह बनाना है, कि अल्प विराम कौन है, तो अल्प विराम हमारा बिल्कुल डी बनेगा। कौन सा बनेगा दोस्तों, ऑप्शन डी मेरा अल्प विराम का चिन्ह बनेगा। अब देखिए, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। अब हमको स्वर संधि के बताना है कि कितने भेद होते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वर संधि के टोटल 5 भेद होते हैं। अब देखिए, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है। अब जातिवाचक संज्ञा हमको बताना है, तो याद रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा जो होता है वो हमारा नदी होता है। ठीक है। अब अगला देखेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है, उस व्याकरण को हम क्या कहते हैं, उसे व्याकरण में क्या कहते हैं, माफ़ करिएगा दोस्तों, उसे हम व्याकरण में क्या कहते हैं। यानी कि देखिए, हमको संज्ञा के आधार पर हमको बताना है कि जिसे हम व्यक्ति का या वस्तु का वस्तु का हम बोध करते हैं, साथ ही साथ उसे हम पहचानते कि यह नर है या मादा है, यानी कि वो मेल है या फीमेल है। किसके आधार पर, तो जाति के आधार पर, और जाति के आधार पर तो हमें बताना ही है, साथ ही साथ उसे हमें व्याकरण में बताना है कि व्याकरण में क्या कहते हैं। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि नर और मादा से ही बोध हो रहा है कि उससे हम क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, नाखून शब्द हमारा कैसा लिंग है, यानी कि देखिए, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे लिंग से आ गया था, देखिए लिंग से एक और क्वेश्चन आ गया कि नाखून में कैसा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है। अब हमको बताना है, तो ध्यान रखिएगा, नाखून जो होता है एक तरह का हमारा स्त्रीलिंग शब्द होता है, यानी कि ये स्त्री के लिए ही बनता है, इसलिए हमको नाखून कैसा शब्द हो जाएगा, हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखिए, निम्न में अब तत्सम शब्द हमको पहचानना है कि तत्सम शब्द कौन होगा, कि तत्सम शब्द से भी हमेशा क्वेश्चन 1-2 गो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय और उच्चारण स्थान, लिंग, ये 5 चीज आप पढ़ के बिल्कुल चल जाए। पहला फिर से रिपीट हम करते हैं, पहला तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, उच्चारण स्थान, लिंग, ये टोटल आपके 6 चीज हो गए। 6 चैप्टर आप जरूर पढ़ के जाइएगा, और प्रत्येक से आपका कंफर्म है कि प्रत्येक चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन आपको कंफर्म रहेगा। ठीक है, आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा। अब हमको तत्सम शब्द पहचाना, याद रखिएगा, तत्सम शब्द हमारा ओष्ठ, इसका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब हमको अगला क्वेश्चन बताना है कि प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। अब देखिए, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग हमको बताना है, तो ये क्वेश्चन जो है, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग से ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, कहाँ देना है, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप हमें इसका जवाब देंगे। कितना नंबर दोस्तों, तो 70 नंबर, कि 70 का नंबर का हमारा ए होगा, बी होगा, सी होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, किसका सही होता है हम आज चेक करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। अब हमको बताना है कि हिंदी में
कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर होता है उसे हम क्या कहते हैं? यानी कि ऐसी कौन सी क्रिया है जिसका व्यापार और फल जो है वो पूरी तरह से कर्ता पर डिपेंड करता है, उसे हम जो है वो अकर्मक क्रिया हम बोलते हैं। ठीक है, मैं घड़ा भरता हूँ, यह कौन सा क्रिया का उदाहरण है? मैं घड़ा भरता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, मैं से जब भी रिलेटेड आ जाए वो हमेशा सकर्मक क्रिया के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? अब ध्यान रखिएगा, भूतकाल के जो होते हैं वो टोटल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? अब हमको उत्पत्ति की दृष्टि से बताना है कि शब्द के कितने भेद होते हैं। तो ध्यान देखिएगा, उत्पत्ति की दृष्टि से हम शब्द को कितने भेद में रखते हैं? तो 4 भेद में रखते हैं। देखिए, यहाँ से आपका ग्रामर आ रहा है ना, 50 की जितने बात भी देखिए वो ग्रामर, कुछ आपको ग्रामर देखने को मिलेंगे, 10 से 15 ग्रामर मिलेंगे, बाकी सब आपकी कितना ऑब्जेक्टिव बुक से था ना, देख रहे हैं ना आपको कितना हम क्वेश्चन आपके लिए VVI क्वेश्चन लाए हैं। अब देखिए, घोटक शब्द क्या होगा? अब घोटक हमको बताना है कि घोटक क्या होगा? तत्सम होगा, तद्भव होगा। ध्यान देखिएगा, घोटक जो है वो तद्भव है। कैसा शब्द है वो? तद्भव है। अब देखिए, एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है? ये आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान देखिएगा, वो स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी एक मात्रिक में? तो वो 4 हो जाएगी। देखिए, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम कौन सा शब्द कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ते हैं उसे हम प्रत्यय बोलते हैं, क्योंकि प्रत्यय जो होता है वो शब्द के कहाँ जोड़ा जाता है? अंत में जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन 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 जो उपसर्ग होता है वो शब्द के शुरुआत में जोड़ा जाता है। आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा, उपसर्ग जो है वो शब्द के शुरुआत में जोड़ते हैं और प्रत्यय जो है वो शब्द के कांत कहाँ में जोड़ते हैं दोस्तों? अंत में जोड़ते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में पहला अंतर यही है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 80 हम देखेंगे कि हमें देशज शब्द पहचानना है कि देशज शब्द कौन है। तो ध्यान रखिएगा, चिड़िया जो है हमारा एक तरह का देशज शब्द है। अब देखिए, उपनिवेश शब्द में, अब देखिए उपसर्ग हम क्या बोले थे आपको, यहाँ से उपसर्ग क्वेश्चन आ गया है कि उपसर्ग जो है वो कहाँ लगता है दोस्तों? शब्द के आगे लगता है। तो अब हमको पहचानना है कि उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है। तो देखिए, उ से उपनिवेश बनेगा? बिल्कुल नहीं, उप से हमारा क्या बनता है? उपनिवेश बनता है। ठीक है, अब देखिए, बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? अब ये तुरंत हम आपको बताए हैं कि प्रत्यय जो होता है वो शब्द के कहाँ लगता है? तो अंत में लगता है, यानी कि शब्द के लास्ट में बनता है। तो बताइए, बोली में कौन सा प्रत्यय होगा? देखिए, बोली यदि आप बोलेंगे तो लास्ट में हमारा क्या निकल रहा है? ई निकल रहा है। लेकिन ई जो निकल रहा है वो छोटी ई निकल रहा है या बड़ी ई निकल रहा है? लेकिन बोली में जो होगा ना, वो हमेशा बोली लास्ट में ई जो होता है वो हल्का उच्चारण थोड़ा सा लंबा खींचता है। इसी लंबा खींचने के लिए यहाँ पे कौन सी ई लगेगी? तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निश्चय में हमें विशेषण बचाना है। हमें निश्चय में विशेषण बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण होगा। तो ध्यान रखिएगा, निश्चय में निश्चित विशेषण होगा। कैसा विशेषण होगा? तो निश्चित विशेषण होगा। अब देखिए, प्रतिनिधि समास, समास भी से भी एक दो क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन समास में ये आएगा कि समास के कितने वेद होते हैं। आपको वेद भी याद रखना बहुत जरूरी है। समास के टोटल 6 वेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, प्रतिदिन शब्द में हमको कौन सा समास है, यानी कि प्रतिदिन में हमें कौन सा समास लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन में ना जो पहला अक्षर जो प्रति है वो उपसर्ग से बना हुआ है। प्र जो है, प्र से हमारा क्या बनता है दोस्तों? तो प्रति बनता है। और जिस शब्द में पहला अक्षर उपसर्ग रहे वो उसका बिल्कुल आंसर क्या बन जाएगा? अवयवी भाव समास बनेगा, क्योंकि अवयवी भाव समास में उपसर्ग का सारांश रहता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। किसी न किसी तरह
यह पदभंग का उदाहरण कैसा होगा? किसी न किसी तरह ये किस पदभंग का उदाहरण है? यह क्रिया विशेषण पदभंग है। देखिए पदभंग आप लोगों को शायद कंफ्यूजन करेगा कि इसका यदि आपको डाउट होगा पदभंग से, अभी के हाल ही में मॉडल पेपर में है ना पदभंग से क्वेश्चन 1-2 आया हुआ था। यदि आप हिंदी का मॉडल पेपर अब यदि आप चेक करेंगे तो पदभंग से एक क्वेश्चन आया हुआ था जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, और यहाँ भी हम पदभंग से क्वेश्चन लेके आए हैं। यदि आपको पदभंग समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम जल्द ही इसका एक वीडियो लाएंगे और एकदम ट्रिक के साथ लाएंगे ताकि आपको बहुत कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज दे सके। ठीक है, पदभंग लेकिन क्वेश्चन आता है। लेकिन अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख मिटी, यह किस वाक्य का उदाहरण बनेगा? तो ध्यान रखिएगा, मैंने भोजन नहीं किया और मेरी भूख नहीं मिटी, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो देखिए मैंने भोजन नहीं किया, यहाँ पे देखिए मैंने भोजन नहीं किया, मेरा वाक्य तो यहीं पर ख़त्म हो गया। मैंने भोजन नहीं किया, इसको ध्यान समझिएगा, मैंने भोजन नहीं किया इसका शब्द यहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पे इसके बाद एक और सेंटेंस बन रहा है कि मेरी भूख नहीं मिटी। यहाँ पे पहला वाक्य ये बना, दूसरा वाक्य ये बना कि मैंने भोजन नहीं किया, ये पहला सेंटेंस बना, मेरी भूख नहीं मिटी यहाँ पे दूसरा सेंटेंस बना। और इन दो सेंटेंस को यानी कि ई वाले और इस वाले सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो इसलिए इन दोनों को शब्दों का जो काम जो कर रहा है यानी कि पहला वाला सेंटेंस और दूसरा वाला सेंटेंस, ये दो जो सेंटेंस को जो दो जोड़ रहा है वो कौन सा काम कर रहा है? तो मिश्र वाक्य का। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे कि चांद पर थूकना, यानी कि चांद पर यदि थूकना होगा तो इस मुहावरे का हम अर्थ क्या बताएंगे? कि व्यर्थ निंद्रा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी हो जाएगा, व्यर्थ निंद्रा। व्यर्थ निंद्रा का इसका मतलब होगा कि चांद पर थूकना का मुहावरा का सही अर्थ बनेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? तो याद रखिएगा, सुलभ का आंसर हमारा क्या होगा? दुर्लभ होगा, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अब देखिए तालाब का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है कि तालाब का पर्यायवाची क्या होगा? तो याद रखिएगा तालाब का पर्यायवाची तो तराग होगा। क्या होगा दोस्तों? तराग होगा। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध शब्द हमको पहचानना है, तो अशुद्ध शब्द पहचानने के लिए वही शब्द को पकड़िए जो शब्द हमेशा गलत लिखा होता है। तो अशब्द कौन सा गलत होगा? याद रखिएगा उज्ज्वल जो है वो हमारा बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। अब देखिए निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य पहचानना है, तो अशुद्ध वाक्य वो शब्द को पकड़िए जो गलत लिखा हुआ है। तो उसने जल्दी घर जाना था, ये हमें बिल्कुल गलत लग रहा है। आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। वह उत्तीर्ण हो गया, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए उद्योग का हमको संधि विच्छेद करना है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा उद्योग का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा उत प्लस योग, क्योंकि उत प्लस योग से हमारा क्या बनता है? उद्योग बनता है। अब देखिए स का उच्चारण स्थान क्या होगा? स जो है वो कहाँ से निकलता है? मुद्रा से निकलता है या ओष्ठ से निकलता है या तालु से या दंत से? दंत का मतलब हो जाएगा, दंत का मतलब दांत से। तो याद रखिएगा जो स भी जो है वो कहाँ से होता है? तो दंत से होगा। ठीक है, अब मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अब मेहतर शब्द का जो स्त्रीलिंग जो होगा वो महत रानी होगा। ठीक है, क्या बनेगा दोस्तों? महत रानी। अब देखिए अंधी पीसे कुत्ता खाए, यह इसका अर्थ क्या बनेगा? अंधी पीसे कुत्ता खाए, इसका अर्थ क्या बनेगा? महामूर्ख होना, नहीं ये बिल्कुल गलत है। महामूर्ख तो बिल्कुल नहीं होगा। दोनों ओर संकट, नहीं ये बिल्कुल नहीं होगा। मूर्ख की कमाई दूसरे से ही खाते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही आंसर लग रहा है कि मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं, इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यह कोई नया काम नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? ठीक है, यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का हमको उदाहरण बताना है? तो ये हमारा जो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यह कोई नया काम नहीं है, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को काम दिया गया है, इसलिए वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे।
मोहन खाता है किस कारक का उदाहरण है। देखिए कारक से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कारक के भेद से भी आ जाएंगे, पहचानने के लिए भी आ जाएंगे कि किस शब्द में कौन सा कारक है। तो कारक भी एक बार आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, इतना आप लोग को पता होना चाहिए कि मोहन खाता है किस कारक का उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, मोहन खाता है वो हमेशा कर्ता कारक के अंदर आएगा, क्योंकि मोहन खाता, इसका मतलब कि मोहन एक वचन है और एक वचन हमेशा कर्ता कारक में ही आता है। अब देखिए चादर शब्द में कौन सा लिंग होगा। चादर स्त्रीलिंग होगा, चादर पुल्लिंग होगा। अब हमको पहचाना, ध्यान रखिएगा, चादर जो है वो स्त्रीलिंग शब्द ही होता है। ठीक है, अब देखिएगा च का उच्चारण स्थान बताना है कि च का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो च का उच्चारण स्थान वो तालु बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? तालु बनेगा। ठीक है, अब देखिए अ, ई, उ और री, ये कौन से स्वर होते हैं। तो ये जो चारों जो स्वर है वो ह्रस्व स्वर के अंदर आते हैं। कौन सा स्वर के आते हैं दोस्तों? ह्रस्व स्वर के अंदर आते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसी के साथ हम टोटल 100 ऑब्जेक्टिव आपको हम करा दिए हैं। और यदि आप इस सारे ऑब्जेक्टिव यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो मैं आशा विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आपको 20 से 30 नंबर कोई नहीं काट सकता है। ठीक है, 20 से 30 आपके क्वेश्चन बिल्कुल दम सही बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस 100 ऑब्जेक्टिव आज आया है। 100 ऑब्जेक्टिव हम कल लाएंगे, लेकिन हाँ साइंस का लाएंगे, संस्कृत का लाएंगे, इसी के साथ हम मैथ का भी लाएंगे। प्रत्येक चैप्टर से हम वायरल 100 प्रश्न लाएंगे, जो कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, एग्ज़ाम की व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और यदि आप अपना तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर इस चैनल पर बिल्कुल ही आपको फ्री तैयारी कराई जाएगी। प्रीवियस ईयर तो वीडियो हम आप अपलोड कर ही दिए हैं और मॉडल पेपर हम सॉल्व करवा भी दिए हैं, चैप्टर बाय चैप्टर हम वीडियो ला भी दिए हैं। उस वीडियो को देखिए, आपका और तैयारी मजबूत होगा। और यदि मैट्रिक की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, समय कम बचा हुआ, अपना तैयारी को मजबूत कीजिए। वहाँ यहाँ मत घूमिए प्लीज़। 10 से 15 दिन अपने आप पढ़ाई पर ध्यान दे दीजिएगा, तो यकीन मानिए आपका नंबर बहुत अच्छा से बढ़ सकता है। क्योंकि अभी के डेट में कंपटीशन बहुत हाई है, बिहार सरकार का द्वारा रिजल्ट हमेशा गिरता ही है। इसलिए आप लोग अपना तैयारी पे ईमानदारी से पढ़ाई कीजिएगा। और यदि वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक बिल्कुल शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।